हेलो बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और आज हम लोग एमजेड क्लासेस में नॉट ओनली आंसर की बताने वाले हैं। हम लोग आंसर की के साथ साथ ही एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि कोई भी आंसर कैसे सही है या गलत है। तो प्लीज़ गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहे और क्वेश्चन को सोल्यूशन देखें और अपने हिसाब से आप कमेंट कर सकते हो। और अगर हो सके तो कम से कम एक लोगों को ज़रूर से शेयर करें और वीडियोज़ को वॉच करते रहे, है कि नहीं सर। चलिए, तो हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है सर, इस प्रकार साइंस का था। तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या बोल रहा था कि सर कौन सदिश राशि नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है सर कि आपके पास बोल रहा है कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसमें नहीं बोला है कि आपके पास स्केलर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा सदिश राशि क्या है। तो सदिश राशि किसे कहते हैं सर, जिन राशियों में क्या होता है सर, संख्यात्मक मतलब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उसका कोई दिशा होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, सदिश राशि बोलते हैं। लेकिन इसमें हमको बोल रहे हैं सदिश राशि नहीं ढूंढना है। तो आपको पता है विस्थापन। तो विस्थापन कहने का मतलब क्या होता है सर, ये एक सदिश राशि है। क्योंकि मान लो 5 मीटर दूरी जा रहे हैं, तो 5 मीटर विस्थापन किए किधर जा रहे हैं सर, नॉर्थ या साउथ में। तो ये क्या होता है सर, आपके पास सदिश राशि। त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि। भार भी क्या है, एक सदिश राशि। भार कहने का मतलब आपके पास ये क्या है, ये मतलब वेट है। क्या है सर, वेट है। और वेट क्या होता है, एक तरह का बल की तरह कार्य करता है। तो ये भी आपके पास सदिश राशि आपके पास कौन नहीं है सर, चाल। ये क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है सर। तो ये आपका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल का एसआई मात्रक। तो चाल का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो चाल बराबर आपके पास पता है फॉर्मूला में क्या होता है सर, दूरी बटा समय। तो दूरी को किससे नापते हैं हम लोग सर, मीटर से। और समय को क्या नापते हैं सर, सेकंड से। तो मीटर पर सेकंड। आंसर हो गया कंप्लीट। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना सर, तो कसम से एकदम मस्त तरीके से मार देगा क्वेश्चन। काफ़ी आसान क्वेश्चन। ये डायरेक्ट फार्मूला पे सर। तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2s होता है। लेकिन इस फॉर्म में तो कहीं आंसर नहीं दिया। तो क्या इसको ऐसे करके आप लिख सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये आपके पास आंसर सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, निम्न में से किसका जड़त्व कम होगा। जड़त्व कम कहने का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को उसकी रेस्ट कंडीशन से मोशन में या मोशन से रेस्ट कंडीशन में, स्थिर अवस्था से गतिज अवस्था में लाने में कितना ज़्यादा बल की आवश्यकता की ज़रूरत होती है, या उसका सिचुएशन को चेंज करने का जो बल लगाना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। तो किन में हमें कम बल लगाना पड़ेगा, कार में, रेलगाड़ी में, साइकिल में, बस में। सर रेलगाड़ी का भार क्या ज़्यादा है, बस का भी, कार का भी। हमें सबसे कम बल किस में लगाना पड़ेगा सर, साइकिल में लगाना पड़ेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, 2 kg द्रव्यमान वाले वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने की कितने बल की आवश्यकता होगी। ध्यान से देखिए, 2 kg मतलब ये क्या है, आपके पास मास है। 5 मीटर पर सेकंड ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण है। तो फोर्स लगाने के बारे में पूछ रहा है। तो एम ए होता है, माँ होता है। माँ में बहुत बल होता है। तो माँ का फॉर्मूला 2 × 5 कितना हो जाएगा, 2×5 = 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको केजी 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन होता है। तो ये हमारा क्या होगा सर, आपके पास 10 न्यूटन होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोल रहा किसी गतिशील पिंड का वेग को आधा करने पर उसका संवेग में क्या अंतर होता है। बोलता है कि अगर कोई चीज वस्तु है उसका वेग को आधा कर दे, मतलब वेलोसिटी को आधा कर दे, तो उसका संवेग में क्या बदलाव होगा। हमें पता है कि मान के चले हम लोग फर्स्ट टाइम कोई वस्तु था, तो उसका संवेग को मान लेते P1 और उसका मास को क्या मान लेते हैं, m, और उसका वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। अब हम सेकेंड टाइम हमको मोमेंटम निकालना है कि क्या बदलाव होगा। लेकिन हमको बोला कि उसका मास जैसा का वैसे ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या करो, आधा कर दो। तो क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो अब देखो ध्यान से, P2 इजिकल टू क्या हो जाएगा सर, mv और बटा कितना 2। क्या इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 1/2 और mv। अब ध्यान से देखो, 1/2 और एम भी किसका फॉर्मूला, पी का। तो यहाँ पे P1। तो आप देखिए ध्यान से, P1 क्या हो रहा है, P1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं P1/2। मतलब क्या हो रहा है, पहले जो तुम्हारे पास संवेग होगा उसका क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। इट मीन्स अगर हम लोग वेलोसिटी को हम लोग आधा करेंगे तो उसका संवेग भी क्या होगा सर, आधा होगा। नहीं, ध्यान से देखिए, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं किसके कारण, तो ये क्या होता है सर, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अब ध्यान से देखिए, बोलता है 98 न्यूटन के भार के पिंड को द्रव्यमान में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मतलब ये आपके पास न्यूटन भार, और न्यूटन क्या होता है सर, बल का ऐसा मात्रक होता है। तो हमें क्या होता है सर, वेट एक तरह का बल का ही कार्य करता है। तो वेट बराबर क्या होता है, एम जी होता है। जी फॉर ग्रेविटी, एम फॉर मास। तो हमें क्या दे, वेट कितना दे दिया, 98। और मास हमको निकालना है, ग्रेविटी हम लोग कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। 10 गुना इधर आके क्या हो जाएगा सर, बट्टा। तो 98/10 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, m। तो कट करेंगे तो कितना, 9.8 kg।
मतलब आपके आंसर क्या होगा 9.8 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चंद्रमा पर 60 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार ज्ञात करना है, मतलब वहाँ पे उसका भार कितना होगा उसे पता करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो पे बताया था कि जब कभी भी कोई वस्तु अगर चंद्रमा में जाती तो उसका जो द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु का वो 1/6 हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमको मास निकालना पड़ेगा। तो मून इन मास कितना हो जाएगा सर? 60 केजी, तो 60 कितना 1/6 हो जाएगा, तो 6 दहाई के 60, मतलब आपके पास मास कितना आ गया मून में सर? 10 केजी आ गया, ठीक। अब हमें उसको किस में चेंज करना है? भार में। तो भार बराबर W बराबर क्या होता है? mg होता है। तो मास मेरे पास कितना 10 केजी, और ग्रेविटी कितना मान के चलेंगे सर? 10 नहीं मान के, अगर 10 मान के चलते तो मेरे पास कहीं पे आंसर नहीं है, तो हमें कितना मानना पड़ेगा? 9.8 मानना पड़ेगा, ठीक है सर। तो 9.8 मान लिए, तो 9.8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन हो जाएगा आंसर। ध्यान से देखें, निम्न में से कौन सा सही, बोलता है निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही है। एकदम पक्का एक क्वेश्चन आया ना, मैंने जैसे बताया था अपने वीडियोस पे। तो बोल रहा है कि कार्य बराबर, हमें पता है कार्य बराबर फोर्स इंटू टाइम नहीं होता। कार्य बराबर क्या होता है सर? फोर्स इंटू सॉरी, कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है, मतलब वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये आपका आंसर सही ये बना होगा। शक्ति कैसा है मात्र सबको पता, वाट लगा देंगे। फिर देखिए आपके पास यहाँ पे ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है, बोलता है ध्वनि का स्पीड, मतलब आवाज़ का जो स्पीड होता है किस में अधिक होता है। तो क्या होता है सर? सॉलिड में, ठोस में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है सर, ठोस जो पदार्थ तो उनमें जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी करीब करीब होते हैं, जिस कारण क्या होता है, मतलब आवाज़ का जो संचरण होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना काफ़ी तेज़ी के साथ होता है। इस कारण क्या होता है सर? ध्वनि की गति काफ़ी तेज़ होता है ठोस पदार्थ में, ठीक है। अब एक रिलेशन फिर से फॉर्मूला पूछ दिया है, क्या बोल? तरंगदैर्ध्य, सॉरी तरंग वेग, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति के बारे में। तो क्या होता है सर? वेव वेलोसिटी बराबर होता है लैम्डा अपॉन वर्क डन टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम होता है। तो इसी को हम लोग फिर इसको कैसे लिख सकते हैं सर? v इज इक्वल टू लैम्डा एंड 1/t को क्या लिखते हैं सर? ये वाला साइन देते हैं, या तो कभी कभी ये, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा आंसर सर? ये वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन 2। निम्न में से कौन सा पदार्थ है, मतलब पदार्थ किसे कहते हैं? प्रेम, प्रेम को कोई देखो आज तक? नहीं, कोई पदार्थ नहीं। गंध, कोई पदार्थ नहीं। ठंडा, कोई नहीं। ठंड पेय होता है पदार्थ। चले, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के बराबर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस को हमको चेंज करना है सर। किसमें सर? केल्विन में चेंज, मतलब किसके बराबर होगा? तो आपको पता है कि C बराबर क्या होता है? T माइनस के माइनस 273 केल्विन के टर्म में होता है। तो हमें कितना डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री इधर रखें, तो के माइनस 273, ये 270 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर? 273 इक्वल टू के। तो आपके पास कितना आंसर है? 373 केल्विन, ठीक है। जल का क्वथनांक, बोलता है जल कितना डिग्री पे बॉयल करता है। तो जल आपको क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। फिर वही वाला आंसर को चिपका देना इसमें आंसर, ठीक है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा कोलाइड है? कोलाइडल का मतलब क्या होता है सर? जो मतलब किसी अन्य पदार्थ में क्या करता है? घुल जाता है और बस कुछ स्पेस बचा हुआ था, तो उसमें क्या होगा सर? चीनी के शरबत। फिर देखिए आपके पास निलंबन परिचित कणों का आकार क्या होता है? तो देखिए, तो आपके पास जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन स्टेट में क्या होते हैं सर? वो आपके पास 10 सॉरी 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर के बीच में आता है। मतलब जो भी पार्टिकल का साइज होता है वो माइक्रोमीटर से छोटा होता है और नैनोमीटर से क्या होता है सर? बड़ा होता है। तो आपके पास जो ये इसका आंसर होगा सर, ये आपके पास 2 होगा। अब बोले कैसे सर? ध्यान से देखो, लेस देन 10 नैनोमीटर, तो सॉरी 100 नैनोमीटर। तो 100 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है सर? 10 का पावर -9। तो ध्यान से देखिए, ये 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर -9, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 10 का पावर -7, मतलब क्या? 10 का पावर -7 माइक्रोमीटर। तो ये क्या? माइक्रोमीटर से कम आ रहा है, और ये सही चीज़ को बता रहा है। तो आंसर आपके पास क्या होगा? ये वाला होगा। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? देखिए सर, चांदी क्या होता है सर? तत्व है, मतलब सिल्वर तत्व है, कॉपर तत्व, ऑक्सीजन तत्व है। लेकिन वाटर क्या होता है सर? ये तत्व नहीं है, ये क्या? यौगिक है। क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन तत्व आ रहा है और ऑक्सीजन तत्व आ रहा है, तो ये वाले तत्व नहीं है। अब देखो ध्यान से, खाने वाला नमक का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो खाने वाला रासायनिक सूत्र क्या होता है सर? NaCl होता है, ठीक है। फिर देखिए आगे, सूत्र H2O का साधारण नाम बताइए। सूत्र H2O का साधारण नाम, मतलब सिंपल, किसको बोलते हैं H2O? तो जल को H2O बोलते हैं। अब देखें ध्यान से, 0.4 मोल CO2 के बराबर है। बोलता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 0.4 मोल को हम लोग लेते हैं तो कितने ग्राम के बराबर आता है? ध्यान से देखें,
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, CO2 का हम लोग निकाल लेते हैं। किस में निकाल लेते हैं, आपके पास उसका द्रव्यमान में निकाल लेते हैं। तो आपको पता है CO2 दो चीज़ से मिलकर बना, C एक कार्बन है और ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स है। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है सर, वो 6 का दुगुना, मतलब परमाणु संख्या 6 तो 6 दूनी 12। ऑक्सीजन का कितना होता है सर, 8, 8 दूनी 16, तो 16 गुनी 2, तो 12 और 16 दूनी 32, 2 2 4 3 1 4, 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, मतलब 44 एक मोल में कितने, मतलब CO2 है सर 44 ग्राम। तो हमें कितना 0.4 का निकालना है। तो 44 बट्टा 1 गुना 0 पॉइंट, सॉरी इधर देखो 0.4, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 मिलीग्राम बराबर, सॉरी 1 मोल बराबर 44 ग्राम होता है। तो 0.4 मोल बराबर कितना होगा, 44/1 इंटू 0.4। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपके नीचे यहाँ पे कितना हो गया सर, 10 हो गया। अब देखिए ध्यान से, हाँ, आप देखो 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 76 और नीचे कितना है सर, 10 है। तो आपके पास आंसर कितना, 17.6 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 17 पॉइंट आपके पास 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6.002 टू कणों के समूह को क्या कहा जाता है सर, मोल कॉन्सेप्ट कहा जाता है, मतलब एक मोल बराबर होता है। फिर देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या अगर 12 तो संयोजकता कितनी होगी, मतलब इसको अपनो स्टेबल होने के लिए कितने परमाणु संख्या को रिलीज करना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। तो 2 8, सॉरी 2 8 2, तो ये फुलफिल हो गया, ये भी फुलफिल, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इसको मतलब लूज करना पड़ रहा है स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। फिर बोलता है ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब कि किसी भी परमाणु संख्या को KLMN में कैसे बांटेंगे, तो KLMN कक्ष में। तो ऑक्सीजन की कितना परमाणु संख्या होता है, 8 होता है। तो पहला में 2 चला जाएगा तो बच गया कितना, 6 बच गया, तो 6। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 6। ठीक है, यदि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो इसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर आपके पास फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ए और न्यूट्रॉन की संख्या ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो जेड बराबर, ये इधर आके क्या होगा माइनस, उधर क्या बचेगा न्यूट्रॉन की संख्या, तो जेड माइनस ए बराबर एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये वाले आंसर हो जाएंगे। चलिए, तो जीवन की मूलिका को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इधर बायोलॉजी का है। कोशिका का पावर हाउस किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ पे, राइबोसोम में होता है। और आपके पास कॉर्क कोशिका में पाया जाता है, सुबेरिन पाया जाता है। ट्रेकिया अंडवाहिनी में पाए जाते हैं, कंकाल ऊतक में। और पौधों में जड़ में कैम्बियम की वजह से। मेंढक में कितने हृदय, 3 कक्ष होते हैं। बुकलांग क्या होता है, पाया जाता है, बिच्छू में पाया जाता है। मेंढक में कितने कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और रोगवाहक कीट कौन से होते हैं, इनमें से सभी, मक्खी मच्छर तिलचट्टा सभी। फिर उसको दीर्घकालिक रोग कौन सा है, इजेमा है। किसी पोषक तत्व की कमी की एनीमिया रोग, एनीमिया किसके रोग की वजह से होता है सर, लोहे की कमी की, आयरन की कमी की वजह से होता है। फिर दाल में कौन चीज़ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन हुआ था, तो हरित क्रांति की वजह से। तो इस प्रकार गाइज ये जो आज का क्वेश्चन था, साइंस का पेपर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और हम मेरे द्वारा साइंस का एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन के साथ किया गया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर